जी क्या पढ़ा था लास्ट टाइम हमने कि हम किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस कैसे करते हैं, यही पढ़ा था ना हमने लास्ट टाइम। उसमें हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे कि 4 स्टेप्स के अंदर हम किसी भी कंपाउंड का एनालाइज कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था क्वालिटेटिव एनालिसिस करना। क्या मतलब था इसका? यानी ये देखना कि एक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सही है। दूसरा स्टेप हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी ये मालूम करना कि हर एलिमेंट की परसेंटेज क्या है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला, उसके भी 3-4 स्टेप्स थे। उसके बाद आखिर पे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर आपको याद हो तो हमने 2 बातें बीच में छोड़ी थी। पहली बात तो ये कि जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, हम किसी कंपाउंड की परसेंटेज निकालते हैं, एलिमेंट्स की परसेंटेज, तो उसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो हमें उसका मास मालूम होगा, अगर मास मालूम होगा तो फिर एक फार्मूला हम यूज़ करते थे, उस फार्मूले की मदद से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर हमें मास ना दिया गया हो तो तब क्या करते हैं? कंबस्शन एनालिसिस करते हैं। हमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है जिसमें हम कंबस्शन एनालिसिस करते हैं और उसकी मदद से हमें तमाम एलिमेंट्स के जो उसमें मौजूद हैं उनकी परसेंटेज मालूम हो जाती है। एक तो हमने ये छोड़ा था कि कंबस्शन एनालिसिस कैसे करना है, एक तो आज वो डिस्कस करेंगे। दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, आखिरी स्टेप जो हमारा था एक कंपाउंड को मुकम्मल तौर पर एनालाइज करने का जो आखिरी स्टेप था वो था मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना। वो कैसे मालूम करेंगे ये भी आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हम ये यहाँ तक कर चुके हैं, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे मालूम करते हैं? उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। यानी जो हमारे पास यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला आएगा, उस एम्पिरिकल फार्मूला को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, सही है। लेकिन सवाल ये है कि चले एम्पिरिकल फार्मूला तो हमारे पास यहाँ से मालूम हो जाएगा, ये n क्या है? n से मुराद एक नंबर है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। वो नंबर 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, या कोई भी नंबर, इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। उस नंबर को हमने इस एम्पिरिकल फार्मूला से जो हम यहाँ मालूम करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। लेकिन n का पता कैसे चलेगा कि n 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? इसके लिए अगेन हमारे पास एक और फार्मूला है। फार्मूला क्या है n मालूम करने का? मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होता है? अगर एक दफा पहले हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास कैसे मालूम करते हैं। इससे पहले भी आप 9th क्लास में ये पूरा एक टॉपिक है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। चले हम एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास दोनों निकालने का तरीका एक जैसा है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो निकाला जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का इस्तेमाल करके, और जो एम्पिरिकल फार्मूला मास होता है वो मालूम किया जाता है एम्पिरिकल फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। समझ रहे हैं बात? दोनों का तरीका सेम है, दोनों पे एक ही तरीके से निकालेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकलेगा और ये एम्पिरिकल फार्मूला से निकलेगा। कैसे निकलेगा आइए इसको समझते हैं। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है H2O, यानी वाटर हमारे पास है। H2O वाटर, इसका फार्मूला हमारे पास ही मौजूद है। ये आपको पता है कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। कल भी मैंने बताया था कि बाज़ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों एक जैसे होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और होता है, एम्पिरिकल फार्मूला और होता है। अच्छा, तो चलिए बहरहाल H2O उनमें से एक है जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल दोनों सेम होते हैं। तो चलिए हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? सबसे पहले आपने काम ये करना है, देखना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं।
हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो एलिमेंट हैं, एक का नाम है हाइड्रोजन और एक का नाम है ऑक्सीजन। आपने देखना है कि जो हाइड्रोजन नामी एलिमेंट है इसके कितने एटम हैं, तो यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपने इस एलिमेंट का जो मास होता है, एटॉमिक मास जिसको कहते हैं, वो हमने यहाँ लगा देना है। हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है। ओके जी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहले एलिमेंट की कहानी खत्म हो गई। अब दूसरे एलिमेंट की तरफ चलते हैं। प्लस इस एलिमेंट के हमारे पास कितने एटम है? एक। अगर लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसका मतलब ये होता है कि एक है। एक। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। चलिए जी, अब हम इन दोनों को हल कर लेते हैं। 2 × 1 2 प्लस 16 × 1 16 और आंसर क्या आएगा? 18। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया, है ना आसान। अच्छा चलें एक और का मालूम करते हैं। हम लेते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं जी? एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन के कितने एटम हैं? एक। लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब एक है। इनटू कार्बन का मास होता है बच्चों 12 प्लस आगे जी ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। अभी भी हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो 1 × 12 प्लस 2 × 16 32। तो ये बन जाएगा जी 44। ये आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए एक और निकालते हैं। ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा भी मालूम करने जा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं। एक का नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन के कितने एटम हैं? 6 इनटू कार्बन का मास होता है 12, अभी भी इस्तेमाल किया हमने, प्लस हाइड्रोजन कितने एटम है? 12, मास इसका 1, प्लस एटम 6 और मास ऑक्सीजन का 16। 6 × 12 12 × 1 12। 6 × 16 96। चलिए इनको जमा कर लेते हैं जी। 6 और 2 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 17 और 1 18, 180 आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। इस तरीके से आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, आप उसका मॉलिक्यूलर मास इसी तरीके से निकालेंगे। पहले उसके देखेंगे कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद उस एलिमेंट के पहले लिखेंगे एटम्स कितने हैं, इनटू उसका मास कितना है, प्लस दूसरे एलिमेंट के एटम्स कितने हैं, इनटू उसका एटॉमिक मास, प्लस तीसरा एलिमेंट कौन सा है, इनटू उसका मास। इस तरीके से अगर 4 एटम हों, 5 हों, जितने भी किस्म के एलिमेंट हों, आप उनको जमा करते जाएंगे तो एंड पे आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अच्छा, ये तो तरीका है मॉलिक्यूलर मास निकालने का, जो कि ज़ाहिरन लग रहा है कि बहुत ही आसान है। ऐसा ही आसान है। अब इंपीरिकल फार्मूला मास कैसे निकालेंगे बेटा? वो भी इसी तरीके से निकालेंगे, सेम यही तरीका है, सिर्फ एक फर्क होगा, और वो फर्क क्या है? इंपीरिकल फार्मूला से निकालेंगे। H2O का मॉलिक्यूलर मास था, आपने H2O का आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला था, तो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूलर मास निकाला। H2O का इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है? वो भी यही होता है। मैंने कहा ना कि H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और इंपीरिकल फार्मूला भी है। तो इंपीरिकल फार्मूला भी चूंकि यही है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास भी यही है और इंपीरिकल फार्मूला मास भी यही है। ओके, आगे चलते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड का ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला और आपने ये निकाला मॉलिक्यूलर मास। अब अगर इंपीरिकल फार्मूला मास निकालना है तो उसके लिए इंपीरिकल फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? यही होता है। लिहाजा ये जो आपने मास निकाला है, ये ना सिर्फ मॉलिक्यूलर मास है बल्कि इंपीरिकल फार्मूला मास भी है। चलें
आगे चलते हैं जी ग्लूकोज की तरफ। ये ग्लूकोज का था मॉलिक्यूलर फार्मूला और आपने जो ये मास निकाला ये था मॉलिक्यूलर मास। अब अगर आपको इंपीरिकल फार्मूला मास निकालना है तो आपको इंपीरिकल फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें पता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला और होता है और इंपीरिकल फार्मूला और होता है। ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है वैसे निकालना पहले आपको याद होगा, अगर याद ना भी हो तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, इसको आप शॉर्ट कर लें, सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दें इसकी। ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 2 12 और 6 1, तो क्या बन जाएगा C1H2O1 या CH2O। चलिए इंपीरिकल फार्मूला आ गया। अब यहाँ से इसका मास निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका निकालते हैं जी। तरीकाकार फिर अगेन वही है, 1 × 12 प्लस 2 × 1 प्लस 16, तो ये बन जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16। तो कितना आएगा जी, कितना आएगा 30। तो ग्लूकोज का ये है मॉलिक्यूलर मास और ये है इंपीरिकल फार्मूला मास। इस तरीके से बेटा जब भी आपको न्यूमेरिकल देगा तो आपने और आपको कहेगा कि आप इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें, तो आपने ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ तक आपको इंपीरिकल फार्मूला मालूम हो जाएगा, फिर आप एंड पे निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो कैसे निकालेंगे, वो इस तरीके से निकालेंगे कि आप n को इंपीरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हम n कहाँ से लेंगे, आप पहले n इस तरीके से निकालेंगे। आपके पास इंपीरिकल फार्मूला मास कहाँ से आएगा, ये जो इंपीरिकल फार्मूला आपने यहाँ निकाला था इससे निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास कहाँ से निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से, लेकिन ये तो मालूम ही नहीं है। मॉलिक्यूलर मास कहाँ से आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से। वही तो हम निकाल रहे हैं, वो तो है ही नहीं हमारे पास, फिर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। अगर बेटा न्यूमेरिकल आ गया ना कोई, जिसमें वो आपको कहे कि इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करें, तो आपको मॉलिक्यूलर मास खुद देगा वो, क्योंकि जब तक मॉलिक्यूलर फार्मूला ना आए हमारे पास उस वक्त तक हम उसका मास नहीं निकाल सकते। इसलिए मॉलिक्यूलर मास हमें वो खुद देगा। ओके, लिहाजा उसकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर इससे हट के कोई न्यूमेरिकल आ गया तो उसके लिए आपको ये खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, इंपीरिकल फार्मूला मास निकालना आना चाहिए। एनी हाउ आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, मॉलिक्यूलर मास आपको खुद देगा, इंपीरिकल फार्मूला मास आप इसको इस्तेमाल करते हुए खुद निकाल लेंगे और यहाँ पे n आ जाएगा। उस n को आप इंपीरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ जाएगा। और यूँ बेटा आपका जो एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके चारों स्टेप्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एक मसला तो हल हो गया। दूसरा मसला क्या था, जो चीज़ छोड़ी थी, कंबस्शन एनालिसिस। अच्छा, ये कंबस्शन एनालिसिस क्यों करते हैं और ये है क्या, ये कंबस्शन एनालिसिस। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो दूसरा स्टेप है, यानी ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसमें हम परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हमारे पास हर एलिमेंट का मास दिया होगा, कंपाउंड का मास भी दिया होगा, फिर हम फार्मूला लगाएंगे वो जो आपको कल बताया था कि परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। फिर तो वो फार्मूला लगा देंगे तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर हमें वो मास भी एलिमेंट का ना दे और ना ही कंपाउंड का मास दे, तब क्या होगा, तब हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कंबस्शन एनालिसिस। और ये कैसे परफॉर्म करना है, सादा सी एक टेक्निक है जी। उसमें बेटा आपने लेने हैं 4 चैम्बर्स। ये 4 चैम्बर्स यानी 4 बॉक्स हमारे पास हैं। एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, एक ये है और एक ये बॉक्स है। करना आपने यूं है कि जो पहला बॉक्स है इसके अंदर आपने अपना सैंपल रखना है। उससे पहले आपको एक इंतहाई अहम बात बताना चाहूँगा बेटा, ये जो कंबस्शन एनालिसिस है ना, ये हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये सिर्फ उन कंपाउंड्स के लिए अप्लाई होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हों, जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जिनके पास।
ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, सिर्फ उनकी परसेंटेज मालूम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अगर आपको वो पहले बताए, आपको कोई क्लू दे कि ये वो वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, फिर आप बेशक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और परसेंटेज निकाल सकते हैं और एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वो ना हुआ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर ये वाला तरीका वहां पे अप्लाई नहीं होगा, फिर हम और टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे बात? लिहाजा इसकी लिमिटेशन है, ये सिर्फ महदूद है उन कंपाउंड्स के लिए जहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ओके, चलिए अब चलते हैं अपनी बात की तरफ। ये बेटा पहला चैम्बर है। सबसे पहले आप इस चैम्बर में रखेंगे अपना सैंपल, यानी आपको कोई देता है भाई ये कंपाउंड है तुम्हारे पास पाउडर फॉर्म में, मुझे बताओ कि ये क्या चीज है। यानी आपको कहता है कि इसका कंप्लीट एनालिसिस करो। ज़ाहिर है क्या चीज़ है का पता तभी चलेगा ना जब उसका एंड पे आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, तो तभी उसको आप नाम बता पाएंगे कि ये फलां चीज़ है। तो अगर आपसे पूछता है कि ये है तुम्हारा सैंपल, ये पाउडर है, बताओ कि ये क्या चीज़ है, या मसलन कहता है कि चलो इसका एनालिसिस करो, तब आपको क्या करना है, वो सैंपल जो आपके पास आपको देगा, सबसे पहले बेटा आपने उसका वजन कर लेना है। एक तराजू लेना है, एक बैलेंस लेना है, उससे वजन करके अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है। अगला स्टेप ये है कि ये जो दूसरा चैम्बर है ना, इसमें आपने एक पहले से केमिकल रखना है। ये मैग्नीशियम क्लोरेट, ये आपने रखना है वहां पे। ये जो मैग्नीशियम क्लोरेट है, ये एक्चुअली H2O ऑब्जॉर्बर है, यानी इसका काम ये है कि अगर इसके पास H2O आया तो वो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ये इसका काम है। आपने क्या करना है, इसका भी वजन करके इसको अंदर रखना है। वजन कर लेना तराजू के ऊपर, नोट कर लेना और फिर इसके अंदर रख देना है। तीसरा काम, यहां पे इस चैम्बर में, तीसरे चैम्बर में आपने 50% QOH रखना है। अब ये जो QOH है ये CO2 ऑब्जॉर्बर है, यानी ये क्या करता है, जब इसके ऊपर से CO2 गैस गुजरने लगती है ना, उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। आपने इसको भी वजन करके इसके अंदर रखना है। कितना वजन है वजन करें, उसको नोट कर लें कॉपी के ऊपर और फिर इसके अंदर रख दें। अब आपके पास 3 चीजें महफूज हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, सैंपल का मास, H2 ऑब्जॉर्बर का मास, CO2 ऑब्जॉर्बर का मास। ओके, अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। करना यह है कि सबसे पहले आपने यहां से सैंपल अपना इधर रखना है, इसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर, और फिर इस चैम्बर को आपने एक फर्नेस में रखना है। ये जो बॉक्स बाहर लगा हुआ नजर आ रहा है, ये एक फर्नेस है। फर्नेस कहते हैं भट्ठी को, वो ईंटें पकाने वाली भट्ठी नहीं होती, अलबत्ता उस बड़ी भट्ठी की तरफ नहीं ले जाना, या मसलन आपको इधर भट्ठी के ऊपर नहीं लाना पड़ेगा अपना सैंपल। वो लेबोरेटरी के अंदर छोटी छोटी भट्टियां इस्तेमाल होती हैं, वो इस्तेमाल करनी है हमने, फर्नेस। तो वो फर्नेस के अंदर इसको रख देना है और फर्नेस को ऑन कर देना है, जला देना है। इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है, बिजली से चलती है, तो आपने उस फर्नेस को ऑन कर देना है। अब फर्नेस को ऑन करेंगे ना, तो ये जो अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पहले बताएगा आपको, क्योंकि मैंने कहा ना कि पहले बताएगा आपको कि ये वो है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। ये एक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ही आप भट्टी ऑन करेंगे, फर्नेस ऑन करेंगे, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होगा, जलेगा, इसकी कंबस्शन होगी। कंबस्शन का मतलब ये होता है जलना। तो ये जलेगा, जब जलेगा तो इसके अंदर कार्बन भी थी, हाइड्रोजन भी थी और ऑक्सीजन भी थी। तो बेटा जो कार्बन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी CO2 में, जो हाइड्रोजन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी H2O में, और ऑक्सीजन उन दोनों में चली जाएगी। एक तरफ CO2 में भी चली जाएगी, उधर H2O में भी चली जाएगी। ठीक हो गया। जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंबस्शन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं, तो H2O, CO2 और हीट पैदा होती है। ठीक है, बहरहाल H2O भी पैदा होगा, CO2 भी पैदा होगा और साथ हीट भी पैदा होगी। अच्छा, होगा क्या कि ये जैसे ही जलेंगी ना, तो वो वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में यहां से इधर जाना शुरू कर देंगी। क्योंकि इस तरफ उनका प्रेशर कम होगा, वो इधर ट्रेवल करना शुरू कर देंगी। अच्छा, जैसे ही ये दोनों H2O, CO2 और अगर कोई और भी गैस है तो वो इधर ट्रेवल करेंगी। यहां पे पड़ा होगा H2O ऑब्जॉर्बर, वो क्या करेगा, H2O को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। H2O यहां ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, पीछे क्या रह गया, CO2, और अगर और कुछ चीज है तो वो ये अगले में चले जाएंगे चैम्बर में। जैसे अगले चैम्बर में जाएंगे, यहां CO2 ऑब्जॉर्बर पड़ा होगा, वो क्या करेगा,
वो CO2 को ऑब्जर्व कर लेगा, यहाँ पे H2O ऑब्जर्व हो जाएगा, यहाँ पे CO2 ऑब्जर्व हो जाएगा। बाकी अगर कोई बची खुची चीज है, कोई और गैस भी मौजूद है, तो वो गैस बेटा यहाँ चली जाएगी। ठीक है, बस एक्सपेरिमेंट आपका खत्म हो गया। अब अगली है कैलकुलेशंस। यहाँ पे आपने फर्नेस जो है वो ऑफ कर देनी है। और अब क्या करना है, अब आपने ये जो H2O ऑब्जर्वर है इसका अगेन मास मालूम करना है। एक पहले आपने मालूम किया था एक्सपेरिमेंट से पहले, वो इनिशियल वैल्यू थी। अब आपने फाइनल वैल्यू फिर निकालनी है। आप देखेंगे कि फाइनल वैल्यू ज्यादा होगी। अगर पहले मसलन 10 ग्राम थे तो अब मिसाल के तौर पे 15 ग्राम आएंगे। इसी तरीके से इसका भी आपने अगेन मास मालूम करना है। ये मास भी पहले से बढ़ा हुआ होगा। अच्छा, ये बढ़ा हुआ क्यों होता है? हाँ, जो कि वो अब्जॉर्ब हो गया ना, CO2 पहले अकेला था, अब इसने CO2 अब्जॉर्ब कर लिया तो बढ़ जाएगा। ये H2O अब्जॉर्बर पहले अकेला था, अब इसने H2O अब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए इनका मास बढ़ जाएगा। अब ये दोनों जब आप मास निकाल लेंगे तो जो आपने अभी फाइनल मास निकाले हैं इसमें से इनिशियल मासेस को माइनस कर देंगे तो आपके पास CO2 जो अब्जॉर्ब हुआ है वो भी आ जाएगा और जो H2O अब्जॉर्ब हुआ है वो भी आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? देखें ना, पहले H2O मसलन 10 था, H2O ऑब्जर्वर 10 था, अभी हो गया 15। तो H2O कितना अब्जॉर्ब हुआ? 5, यानी 15 - 10। तो आप करेंगे ये कि बाद में आप मास मालूम करने के बाद इसको आप माइनस कर देंगे तो आपके पास H2O का मास भी आ जाएगा, CO2 का मास भी आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या करनी है जी? अच्छा, ये आपके पास मास भी लिखा हुआ पहले से, जो आपने पहले मालूम किया था, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन दो को फाइनल वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बाकी की जरूरत नहीं है। अब आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। हमने ये सारा काम किया क्यों है? असल मकसद क्या था ये सारा काम करने का? परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये करने के लिए। तो चलिए अब वो करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन, वो कैसे आएगा जी? उसका फार्मूला है मास ऑफ CO2 ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 12, जो कि कार्बन का मास होता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है ना, जो कि कार्बन की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। CO2 को क्यों लिखेंगे? क्योंकि कार्बन जो है वो CO2 में अब्जॉर्ब है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 44। ये कहाँ से लिया हमने बेटा? अभी थोड़ी देर पहले हमने CO2 का मॉलिक्यूलर मास खुद काउंट किया था, निकाला था, तो वो नीचे लिख देंगे, ऊपर कार्बन का एटॉमिक मास लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। ये मास ऑफ CO2 क्या है? अभी आपने वो एक मास पहले निकाला था CO2 ऑब्जर्वर का, फिर बाद में निकाला, तो वो जो जवाब आपने माइनस करके निकाला है वो जवाब आप यहां लिख देंगे। और मास ऑफ कंपाउंड की जगह क्या लिखेंगे? जब आपने शुरू में अपना कंपाउंड यहां रखने लगे थे तो उससे पहले आपने मास नोट किया था इसका, वो भी यहां आप रख देंगे। इस तरीके से ये सब वैल्यूज यहां पुट कर देंगे और इसको हल कर लेंगे। फिर आ जाएगी जी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वो कैसे निकालेंगे? उसका भी यही तरीकाकार होगा। मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 12 ओवर, सॉरी हाँ, आप 16 को इस्तेमाल करेंगे, 16 इस्तेमाल करेंगे, 1 इस्तेमाल करेंगे बेटा, चूंकि H जो है इसका एटॉमिक मास होता है 1 इस्तेमाल करेंगे ओवर, यहां क्या लिखेंगे? 18 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये कंपाउंड है जिसके अंदर H अब्जॉर्ब है, H2O है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा इसके लिए ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है टोटल 100 में से मसलन 50% ये है, 25% ये है, बाकी कितना रह जाएगा? 25। तो वो तो डायरेक्ट लिख लेंगे, यानी इन दोनों को जमा कर लेंगे। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यानी दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। इस तरीके से आप तीनों की परसेंटेज निकाल सकते हैं कंबशन एनालिसिस के जरिए से। ठीक है, यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली 2 होगा,
2 इसलिए होगा क्योंकि हाइड्रोजन बेटा गैस होती है, और हाइड्रोजन जो गैस होती है ना वो H2 की फॉर्म में होती है। ओके, H2 जो है उसका मास होता है 2.016, तो वो हम लिखेंगे पूरा 2 लिख देंगे, या आप लिख सकते हैं 2.016 भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि जो फ्रैक्शन है उसके बाद डेसिमल पॉइंट उसके बाद 0 है, तो अगर ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, तो आप लिखेंगे 2/18 × 100। इस तरीके से बेटा आप तीनों की परसेंटेज निकाल लेंगे। जब परसेंटेज आ जाएगी उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे और एंड पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इस तरीके से आपका बेटा एनालिसिस ऑफ कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा।